वेलकम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन टेक्निकल सीरीज में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं एक छोटा सा टॉपिक आपका आरसीसी। ठीक है, पिछले क्लास में आपको बताए थे कि 6 सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक टॉपिक, क्या चीज़, डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर। डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर बोले तो आरसीसी यानी रिइंफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर का डिजाइन हम लोग क्यों करेंगे, तो उसका डिजाइन करते हैं। तो डिजाइन करने से पहले अब हम लोग थोड़ा सा चीज़ देखेंगे कि आरसीसी पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, क्या पढ़ने का उसका फ़ायदा क्या होगा, पढ़ क्या रहे हैं, ये आरसीसी होता क्या है। बेसिकली आरसीसी होता क्या है, हम लोग यहाँ पे क्या बात करेंगे, आरसीसी स्ट्रक्चर की हम लोग बात करेंगे। देखिए चीज़ को समझिए, आरसीसी स्ट्रक्चर की यानी हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या है मेरा कि डिजाइन करना है किसका, आरसीसी स्ट्रक्चर का। अब यहाँ पे हम लोग आरसीसी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो आरसीसी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आरसीसी तो समझ गए, यानी आर फोर क्या चीज़, रिइंफोर्स्ड। आर फोर क्या, रिइंफोर्स्ड पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में। सी मतलब क्या, सीमेंट। सी मतलब क्या, रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। आरसीसी का ये फुल फॉर्म होता है रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। अब हम लोग बात करेंगे सर ये स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, ड्राइंग में भी आपको बताया हुआ है कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ, एक वर्ड में बोले हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ, डिफिनीशन नहीं बता रहे हम, ये बता रहे हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर। कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर। अगर कुछ चीज़ आपको नहीं आ रहा है तो उसको सुन के लिखते जाइए, एक नोट्स बनाइए, बहुत अच्छा चीज़ बता देंगे। देखिए आरसीसी क्या है, तो आरसीसी समझ गए, रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। एक तो ये चीज़ सीखे, दूसरा चीज़ क्या सीखे कि ये स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर। अब कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर, अब हम लोग बात करते हैं कि सर ये स्ट्रक्चरल मेंबर क्या होता है। स्ट्रक्चरल मेंबर सिंपल ऐसे देखिए, एक आरसीसी का स्ट्रक्चर हम लोग तैयार कर रहे हैं तो क्या इस तरह से तैयार कर सकते हैं ना। सिंपल अगर देखिए एक छोटा सा हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरह का, ये फ्रेम स्ट्रक्चर है, ऐसे समझिए इस तरह का, ये क्या है, स्ट्रक्चर है आपका। बट ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है इसको हम लोग किससे बनाया है, आरसीसी से बना है। 5th सेमेस्टर में आप लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, स्टील स्ट्रक्चर। याद कीजिए, अभी जस्ट सेमेस्टर में है, पिछला सेमेस्टर में पढ़े आप लोग क्या चीज़, स्टील स्ट्रक्चर। यानी वहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर बनाए थे तो उसमें जो भी मेंबर हम लोग लिए थे स्ट्रक्चरल को बनाने के लिए, स्ट्रक्चरल मेंबर लिए थे, वो स्ट्रक्चरल मेंबर मेरा क्या चीज़ का था, स्टील का। ठीक है, बट आरसीसी में क्या होगा, जो भी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चरल मेंबर मेरा होगा वो स्ट्रक्चरल मेंबर मेरा किसका रहेगा, रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का रहेगा। यानी वो जो मेंबर रहेगा मेरा क्या रहेगा, रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। अभी बात करेंगे कि रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट क्या होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या सीखे कि स्ट्रक्चर मेरा क्या आ गया, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर। यानी सारे स्ट्रक्चरल मेंबर को आपस में मिला देंगे तब जा कर के एक जो ढांचा तैयार होगा उसी ढांचे को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो अब ये जो ढांचा तैयार हुआ, इस ढांचे को तैयार होने में बहुत सारे मेंबर्स की ज़रूरत पड़ी है। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो कितना नंबर ऑफ़ मेंबर्स है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 मेंबर्स, एक यहाँ 15 मेंबर्स की ज़रूरत पड़ी है। यानी टोटल 15 गो मेंबर है। अब 15 मेंबर को आपस में क्या किए हैं, कनेक्ट किए हैं। अब कैसे कनेक्ट किए हैं, तो कुछ मेंबर को वर्टिकली कनेक्ट किए हैं, कुछ मेंबर को हॉरिजॉन्टली कनेक्ट किए हैं, एज पर रिक्वायरमेंट, आपका जैसा रिक्वायरमेंट था। तो सबको आपस में मिलाने के बाद तब जा कर के मेरा ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो सबसे पहले ये बात हुआ कि स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग को क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, स्ट्रक्चरल मेंबर का। अब आपका क्वेश्चन रहेगा सर ये स्ट्रक्चरल मेंबर क्या होता है, कि स्ट्रक्चरल मेंबर किसको हम लोग बोलेंगे। क्वेश्चन कीजिएगा कि सर स्ट्रक्चरल मेंबर क्या होता है, किसको स्ट्रक्चरल मेंबर बोलेंगे। तो स्ट्रक्चरल मेंबर वैसा मेंबर होता है जो मेंबर क्या करे, लोड को ट्रांसफ़र करे। इसको लिख लीजिए, लोड को क्या करे, ट्रांसफ़र करे, लोड ट्रांसफ़र करे। यानी द मेंबर व्हिच ट्रांसफ़र द लोड इज नॉन एज स्ट्रक्चरल मेंबर। द मेंबर व्हिच ट्रांसफ़र द लोड इज नॉन एज स्ट्रक्चरल मेंबर। यानी वैसा मेंबर जो लोड को ट्रांसफ़र करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल मेंबर। अब लोड को कैसे ट्रांसफ़र करता है, तो देखिए ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर मेरा यहाँ कहाँ पे टिका हुआ रहता है,
सॉइल पे टिका हुआ रहता है। सबसे नीचे क्या होता है, फाउंडेशन होता है। देखिए तुम तरीका को समझिए, फिर पढ़ने में मजा आएगा। ये नीचे से क्या होता है, फाउंडेशन होता है। फाउंडेशन ये देखिए किससे कनेक्ट है, ये जो वर्टिकल मेंबर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। अगर एक स्ट्रक्चर बीम बिल्डिंग का ले रहे हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है ये सारा हॉरिजॉन्टल मेंबर क्या कहलाएगा, बीम कहलाएगा। अब बीम के ऊपर क्या रहेगा, स्लैब, जिसको छत बोलते हैं। तो छत का लोड किस पे आएगा, देखिए इसे समझिए, स्लैब का लोड किस पे आएगा, बीम पे। बीम पे जो भी लोड आएगा वो किसको दे देगा, कॉलम को दे देगा। और कॉलम पे जो भी लोड आएगा किसको दे देगा, फाउंडेशन को दे देगा। चीज़ को समझिए, फाउंडेशन किसको दे देगा, सॉइल को दे देगा। तो ये जितना भी मेंबर जो भी लोड आया, सारा लोड क्या कर रहा है, एक दूसरे पे ट्रांसफ़र करते हुए जा रहा है। तो ये जितना भी मेंबर है, ये सारा मेंबर क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चरल मेंबर। यानी वैसा मेंबर जो लोड को क्या करे, ट्रांसफ़र करे एक दूसरे मेंबर पे, उस मेंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल मेंबर। अब यहाँ पे जब लोड को ट्रांसफ़र करता है ये मेंबर, तो इस मेंबर को हम लोग को देखना पड़ेगा कि जो मेंबर है, ये मेंबर, सपोज दैट हम एक मेंबर की बात कर रहे हैं, इस मेंबर की बात कर रहे हैं कि ये जो मेंबर है ये कितना लोड का ट्रांसफ़र करेगा। तो अब कितना लोड का ट्रांसफ़र करेगा, तो इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना पड़ेगा। क्या प्रॉपर्टीज, तो इसका क्या लंबाई है, किसका क्या चौड़ाई है, कितना विड्थ है, कितना डेप्थ है, जो बना हुआ है किस मटेरियल का बना हुआ है ना। तो ऐसा नहीं कि क्या है, जितना भी मेंबर है सब क्या हो, सेम लोड लेगा। लोड पे डिपेंड करेगा किस पे, उसके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा कि क्या कितना मजबूत है। अब वो स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा, तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप का मटेरियल यूज कर रहे हैं, कैसा कनेक्शन दे रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो ये सब चीज़ हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे वही डिजाइन करने के लिए सीखना है कि अगर ये जो मेंबर है, ये मेंबर की हम लोग बात किए, तो ये मेंबर कितना लोड ले पाएगा। लोड क्या मतलब, कितना लोड को क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। लोड तो सारा कौन लेता है, सॉइल लेता है। बाकी ये सारा चीज़ क्या करता है, लोड को ट्रांसफ़र करता है। तो वही चीज़ हम लोग को देखना है कि ये सारा जो मेंबर है, ये मेंबर क्या हुआ है कि अपने जगह पे स्टेबिलिटी को बरकरार रखे और लोड को भी ट्रांसफ़र कर दे, यानी स्ट्रक्चर मेरा क्या रहे, सेफ रहे। तो मोटा मोटी तौर पे यही आपको बता दिए, यही क्या होता है, इसका डिज़ाइन होता है आरसीसी का, कि कोई भी स्ट्रक्चर हम बनाएं तो वो स्ट्रक्चर मेरा सेफ रहे। अब बताते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो ये तो समझ गए, क्या चीज़ समझे, आरसीसी स्ट्रक्चर। तो आरसीसी स्ट्रक्चर क्या बताए, आरसीसी मतलब रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, यानी आरसीसी से जो बना हुआ स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाएगा, आरसीसी स्ट्रक्चर कहलाएगा। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, तो स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर। अब बात कीजिएगा स्ट्रक्चरल मेंबर क्या होता है, तो वैसा मेंबर जो लोड को ट्रांसफ़र करे, उस मेंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल मेंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर देख लिया जाए, तो अगर एक हम लोग क्या करें, बिल्डिंग की बात करें, तो एक बिल्डिंग में छत मेरा क्या है, स्ट्रक्चरल मेंबर है। बीम क्या है, स्ट्रक्चरल मेंबर है। कॉलम क्या है, स्ट्रक्चरल मेंबर है। फाउंडेशन क्या है, तो स्ट्रक्चरल मेंबर है। और अगर हम बात करें वाल की भी, तो बहुत जगह वाल क्या होता है, लोड बेयरिंग वाल होता है, कहीं पे इनफिल वाल होता है, जिसको पार्टीशन वाल बोलते हैं। तो लोड बेयरिंग वाल यानी वैसा वाल जो लोड को ट्रांसफ़र करे, वो भी आपका स्ट्रक्चरल मेंबर कहलाएगा। और जो वाल लोड को ट्रांसफ़र नहीं करे, वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन स्ट्रक्चरल मेंबर। यानी स्ट्रक्चरल मेंबर के अलावा जो भी कंपोनेंट मेरे बिल्डिंग में है, कहीं भी स्ट्रक्चर में है, तो उस कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन स्ट्रक्चरल मेंबर बोलेंगे। उस कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, नॉन स्ट्रक्चरल मेंबर बोलेंगे। स्ट्रक्चरल मेंबर का क्या किया जाता है, स्ट्रक्चरल मेंबर का डिजाइन किया जाता है। सबको लिखते जाइएगा, स्ट्रक्चरल मेंबर का हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। क्यों डिजाइन करते हैं, क्योंकि ये लोड को ट्रांसफ़र करता है। नॉन स्ट्रक्चरल मेंबर का डिजाइन नहीं किया जाता है। तो वही चीज़ हम लोग आरसीसी में क्या पढ़ेंगे कि ये जो स्ट्रक्चरल मेंबर है, उस स्ट्रक्चरल मेंबर का डिजाइन कैसे करते हैं। ये तो हो गया ओवरव्यू, पूरा आरसीसी के बारे में बताएं। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं हम लोग कि ये होता क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको लिखे हैं कि ये आरसीसी होता क्या है, इसके बारे में समझिए। चलिए इधर आइए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट होकर सुनिए खाली। देखिए आरसीसी क्या है कि व्हेन कंक्रीट हैज एडेड टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल, जब कंक्रीट में टेंसाइल स्ट्रेंथ का कोई मटेरियल उसमें डाल देते हैं, तो वो जो स्ट्रक्चर बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आरसीसी, रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। अब क्वेश्चन आएगा, सर कंक्रीट में जो है सो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला मटेरियल क्यों डालते हैं। अब एक चीज़ समझिए कि अगर देखिए मेरा जो कंक्रीट होता है, ये जो कंक्रीट होता है, तो ये कंक्रीट में तक मेरा क्या होता है, कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होता है। सब पढ़े होंगे,
कंप्रेशन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, यानी ये कंप्रेशन में बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। लेकिन टेंशन में क्या होता है, टेंशन में क्या होता है, वीक होता है। टेंशन में क्या होता है, वीक होता है। तो कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होता है और टेंशन में वीक होता है। आपको पता है अगर कोई मेंबर पे अगर सिर्फ क्या है, अगर कंप्रेशन फोर्स लग रहा है तो कंप्रेसिंग फोर्स लगने के कारण तो कंक्रीट तो उस लोड को रेसिस्ट कर लेगा, लेकिन उसी मेंबर पे अगर टेंसाइल फोर्स आ जाए तो वो कंक्रीट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, मेरा फेल कर जाएगा। तो इसलिए कहता है कि कब का जो कंप्रेशन लोड है, कंक्रीट में जो कंप्रेशन लोड लेता है, तो उस कंक्रीट के टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए उसमें क्या करते हैं, एक मेंबर डालते हैं जिसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो, ज़्यादा हो। उस मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं, जिसको रॉड बोलते हैं, छड़ बोलते हैं हिंदी में, यही ना, ठीक है। तो पहला चीज़ क्या सीखे कि कंक्रीट जो है सो कंक्रीट क्या है, कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होता है और टेंशन में क्या होता है, वीक होता है। तो कंक्रीट के टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम लोग कंक्रीट में क्या करते हैं, रिइंफोर्समेंट डालते हैं। तो पहला कंक्लूजन क्या निकला, पहला कंक्लूजन ये निकला कि मेरा क्या होता है, कंक्रीट कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होता है बट टेंशन में वीक होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ टू इंक्रीज या तो टू डेवलप्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट स्टील इज रिइंफोर्स्ड। स्टील को हम लोग क्या करते हैं, रिइंफोर्स मतलब क्या, उसमें एम्बेडेड करते हैं, उसमें डालते हैं। तो कंक्रीट के टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें स्टील डालते हैं। इतना चीज़ क्लियर हो गया। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि सर मटेरियल तो बहुत सारा है जो क्या है, टेंसाइल में स्ट्रॉन्ग होता है, तो हम लोग छड़ ही क्यों लेते हैं, स्टील ही क्यों लेते हैं? इसके अलावा दूसरा मटेरियल भी तो ले सकते हैं जो क्या होता है, जो मेरा टेंसाइल स्ट्रेंथ में मजबूत होता है। तो बाकी सब मटेरियल क्यों नहीं लेते हैं? तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हो दूसरा मटेरियल महंगा होता है, ये अवेलेबल नहीं होता है, ये सब चीज़ आ रहा होगा दिमाग में क्वेश्चन। बट इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है? साइंटिफिक रीज़न ये है कि हम लोग क्या, वाई स्टील यानी हम लोग स्टील ही क्यों लेते हैं? तो सबसे पहला चीज़ ये हम लोग पढ़े होंगे थर्ड सेमेस्टर में भी कि वाई स्टील ही क्यों। इसलिए कि आपका ये जो कंक्रीट होता है ना, ये जो कंक्रीट बनाते हैं हम लोग, ऐसे समझिए ये कंक्रीट होता है, इस तरह से कंक्रीट बना हुआ रहता है। देखिए ये कंक्रीट हो गया। अब कंक्रीट में हम लोग क्या किए, स्टील डालते हैं। सपोज दैट ये स्टील डाल दिए, ऐसे समझिए। सपोज दैट ये क्या किए, स्टील डाल दिए, ये स्टील। इसका देखिए कि इस तरह से 3D फिगर बनाते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए इस तरह का, ऐसे समझिए, इस तरह का ये क्या किया है, ये सब रिइंफोर्समेंट डाला हुआ रहता है। बाकी इसके बीच में क्या रहता है, कंक्रीटिंग किया हुआ रहता है ना। इस तरह से ये कंक्रीट रहता है चारों साइड से, ऐसे एक कॉलम का ही ले लिए। तो इस तरह से ये कंक्रीटिंग क्या रहता है, कंक्रीट के बीच में ये क्या करते हैं, स्टील डाल देते हैं। अब ये जो मेरा स्ट्रक्चर बनेगा, ये स्ट्रक्चर क्या होगा, कंप्रेशन में भी स्ट्रॉन्ग होगा और प्लस टेंशन दोनों में भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये मेरा ओवरऑल क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मजबूत स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब क्वेश्चन आती है कि सर वाई स्टील ही क्यों, दूसरा मटेरियल क्यों नहीं जो कि क्या हो, मेरा टेंशन में जो मजबूत है? दूसरा भी मटेरियल है जो कि टेंशन में स्ट्रॉन्ग है, तो हम लोग स्टील ही क्यों लेते हैं? तो इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि मेरा जो कंक्रीट होता है, ठीक है, ये कंक्रीट होता है, आप लोग सब जानते होंगे कि कोई भी मटेरियल है, कोई भी मेटल है, ये मटेरियल है, तो इसका प्रॉपर्टीज होता है, क्या प्रॉपर्टीज होता है कि जैसे समर वेकेशन, समर के दिन में हो और विंटर के दिन में हो, तो समर में एक्सपेंशन होता है और विंटर में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। थोड़ा बहुत होता है, पता नहीं चलता है, कुछ में ही होता है। तो आपका क्या होगा, कंक्रीट क्या होगा, गर्मी के दिन में फैलना चाहेगा, ठीक है। तो अभी देखिए ये स्ट्रक्चर तो मेरा कंपोजिट होता है, इस तरह से बना करके इसको ढाल देते हैं। अब सपोज दैट गर्मी के दिन में ये कंक्रीट फैलना चाहेगा, कंक्रीट फैलना चाहेगा, तो कंक्रीट अगर फैलना चाहे और ये जो स्टील है मेरा, इसको देखिए, ये जो स्टील है, ये स्टील अगर नहीं फैलना चाहेगा
और ये कंक्रीट मेरा फैलना चाहेगा तो कंक्रीट फैल जाएगा और स्टील नहीं फैलेगा, तो इसमें क्या होगा, क्रैक आ जाएगा। एक तो ये रीज़न। दूसरा क्या है कि आपका कंक्रीट क्या हो, कम फैले और स्टील ज़्यादा फैल जाए तब भी उसमें क्या आ जाएगा, क्रैक आ जाएगा। तो स्टील इसलिए यूज करते हैं कि दोनों का जो अल्फ़ा होता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, किसका, कंक्रीट का, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कंक्रीट का, हम लोग ये बोल सकते हैं भाई स्टील, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, अल्फ़ा ऑफ कंक्रीट, अल्फ़ा ऑफ कंक्रीट, अल्फ़ा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ये लगभग 100% तो नहीं लेकिन 99%, 99.99% क्या होता है, अल्फ़ा ऑफ किसका, स्टील का, दोनों का क्या रहता है, बराबर होता है, 12 × 10⁻⁶ डिग्री पर सेंटीग्रेड, यही होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा दोनों का क्या होता है, लगभग बराबर होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि वाई, क्यों, आप कहीं जाइएगा आपसे पूछ देगा कि स्टील ही क्यों, दूसरा मटेरियल क्यों नहीं, जो मटेरियल क्या हो, टेंशन में स्ट्रॉन्ग हो, तो क्या बोलिएगा कि दोनों का अल्फ़ा क्या होता है, सेम होता है। तो ये तो हो गया, चलिए स्टील ही यूज करते हैं क्यों। अब देखिए यहाँ पे क्या, ये तो सीख गए हम लोग डेफिनेशन कि कंक्रीट में हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए स्टील यूज करते हैं, तो इससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं हम लोग रिइंफोर्स कंक्रीट। इसको ऐसे बोले तो आरसीसी मिक्सचर क्या है, किसका, इसका और एक बार डिफाइन करें तो आरसीसी इज द मिक्सचर ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर, स्टील एंड समटाइम्स एडमिक्सर, समटाइम एडमिक्सर। अब देखिए क्वेश्चन एक और यहाँ से बन सकता है, बेसिक छोटा छोटा चीज़ देखिए आपको दिक्कत करेगा, छोटा चीज़ को समझिए, फिर हम लोग धीरे धीरे बड़ा पे जाएंगे। अब आइए यहाँ पे बात करते हैं, सीमेंट तो समझ रहे हैं सब लोग, ये है। अब सबको प्रॉपर्टीज़ भी पता होगा, सब लोग जानते होंगे कि सीमेंट हम लोग क्या देते हैं, तो बाइंडिंग करने के लिए, यानी इसके आता है बाइंडिंग मटेरियल होता है। फाइन एग्रीगेट क्या हो गया, ये बालू होता है। गिट्टी क्यों देते हैं, बोलिए गिट्टी क्यों देते हैं, तो ये क्या करता है, बोलिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए देते हैं। सीमेंट क्यों देते हैं, तो बाइंडिंग के लिए देते हैं। बालू किस चीज़ का काम करता है, तो ये फिलर मटेरियल का काम करता है, इतना सब लोग को पता है, नहीं तो लिखते चल जाइए। सीमेंट किस चीज़ का काम करता है, बाइंडिंग का, छोटा थोड़ा लिखा नहीं दिख रहा हुआ, लिख लीजिए बाइंडिंग का। बालू किस चीज़ का काम करता है, तो ये फिलर मटेरियल होता है, खाली जगह को भरता है। ये एग्रीगेट क्या करता है, यही गिट्टी आपका क्या लेता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को लेता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कैरी करता है। अब पानी तो सबको पता है क्या करता है, पानी इसको मिक्स करता है, किसके, हीट ऑफ हाइड्रेशन करवाता है, किसका, सीमेंट का हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। तो सीमेंट क्या होता है, रिएक्शन करना शुरू करता है, रिएक्शन करता है, यानी पानी में जैसे ही क्या है, सीमेंट में जैसे पानी मिलाइएगा रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने पर हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा, सीमेंट जमेगा, जमने के बाद सबको पकड़ के बांध लेता है। और लोहा तो आपको पता हो गया, ये स्टील क्यों देते हैं, तो हम लोग टू इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ, टू इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ, सबका लिख लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से हम बताते हैं। सीमेंट क्यों देते हैं, तो बाइंडिंग मटेरियल के लिए, बांध के रखता है। बालू क्यों देते हैं, फिलर मटेरियल के लिए, यानी खाली जगह उसको गैप को भर के रखता है। गिट्टी क्यों देते हैं, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। पानी क्यों देते हैं, तो सीमेंट को रिएक्शन करवाने के लिए। छड़ क्यों देते हैं, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं एडमिक्सचर का, तो आप पढ़े होंगे थर्ड सेमेस्टर में, एडमिक्सचर में दो तरह का ज़्यादा यूज करते हैं, एक एक्सीलरेटर और दूसरा रिटार्डर। एक्सीलरेटर, रिटार्डर, ये सब सेटिंग टाइम को घटाने, सेटिंग टाइम को बढ़ाने या ज़रूरत पड़ा वर्केबिलिटी को घटाने बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ का यूज करता है। तो एडमिक्सचर क्यों ऐड करते हैं, सबसे पहले ये क्वेश्चन ये रहेगा। वो तो हो गया कि एडमिक्सचर हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, एक्सीलरेटर, रिटार्डर, वो सब पता है आपको कि एक्सीलरेटर के लिए कैल्शियम क्लोराइड यूज करते हैं और रिटार्डर के लिए जिप्सम यूज करते हैं, और बाकी ये सब बढ़ाने के लिए। बट अगर ओवरऑल पूछा जाए कि एडमिक्सचर हम लोग क्यों मिलाते हैं, तो एडमिक्सचर क्यों मिलाते हैं, तो इसको एक वर्ड में हम लोग बोलेंगे टू गेट रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, टू गेट रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, यानी आपका जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है, तो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ज़रूरत पड़ने पे एडमिक्सचर को मिलाते हैं। ठीक है, तो टू गेट रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ को गेट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ज़रूरत पड़ने पे, या तो उसको ऐसे भी बोलते हैं टू गेट एडिक्वेट स्ट्रेंथ, एडिक्वेट स्ट्रेंथ, यानी एडिक्वेट स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एडमिक्सचर को मिलाते हैं। तो ये सारा सब के बारे में समझ गए, ये पूरा चीज़ क्लियर हो गया। अब आइए क्वेश्चन पे,
यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं 4-5 हुआ, इसी का आंसर हमको आपको दे बताते हैं क्या होता है। ये सबको लिखते जाइएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए अब क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन का जवाब देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज आरसीसी स्ट्रक्चर, क्लियर हो गया होगा सब लोग को। दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया कि व्हाई स्टील इज यूज्ड, ये भी क्लियर हो गया होगा। क्यों स्टील यूज करते हैं, क्योंकि दोनों का अल्फा क्या होता है, सेम होता है। व्हाई आरसीसी स्ट्रक्चर, आरसीसी स्ट्रक्चर क्यों, ठीक है। तो हम लोग क्या आरसीसी स्ट्रक्चर क्यों, क्योंकि कंक्रीट मेरा क्या होता है, कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होता है, टेंशन में वीक होता है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आरसीसी स्ट्रक्चर यूज करेंगे। यार एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है आपका आरसीसी स्ट्रक्चर क्यों, वाटी, ये तो वाट इज आरसीसी स्ट्रक्चर, ये क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे वाई आरसीसी स्ट्रक्चर, तो आरसीसी स्ट्रक्चर क्यों, तो उसका क्या होता है, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होता है, टिकाऊ होता है। ये सब चीज़ पढ़ाएंगे आगे। ड्यूरेबिलिटी होता है आपका, टिकाऊ होता है, फायर रेसिस्टेंस होता है, ये सब कि आग नहीं लगता उस समय, ये सब चीज़ होता है वाई में। अब क्वेश्चन है आपका पर्पस ऑफ डिजाइन। आरसीसी जो हम लोग डिजाइन करते हैं उसका पर्पस ऑफ डिजाइन क्या है, कि पर्पस ऑफ डिजाइन, तो डिजाइन का पर्पस मतलब क्या होता है, हम लोग टू गेट द डायमेंशंस। मेरे डिजाइन का पर्पस क्या होता है, डायमेंशंस यानी साइज को पता करना, कि क्या साइज दें, क्या लंबाई दें, क्या चौड़ाई दें, क्या विड्थ दें, क्या डेप्थ दें, यानी पर्पस ऑफ डिजाइन। आपसे अगर कोई पूछे एक वर्ड में कि पर्पस ऑफ डिजाइन क्या है, तो पर्पस ऑफ डिजाइन क्या कीजिएगा, टू गेट द क्या चीज़, डायमेंशन, यानी डायमेंशन यानी साइज को पता करने के लिए क्या करते हैं, उसका डिजाइन करते हैं। व्हाट इज आरसीसी स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। वाई स्टील इज यूज्ड क्लियर हो गया, क्योंकि बोथ का अल्फा क्या होता है, सेम होता है। पर्पस ऑफ डिजाइन, इसका डिजाइन का पर्पस क्या है, द टू गेट डायमेंशन, यानी साइज को पता करने के लिए क्या करते हैं, उसका डिजाइन करते हैं। अब आइए ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजाइन, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजाइन कि आरसीसी हम लोग जो डिजाइन करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आरसीसी जो डिजाइन करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए इसका जो ऑब्जेक्टिव है आरसीसी डिजाइन का, तो आरसीसी डिजाइन का पहला जो ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव आरसीसी, इसका आंसर बता रहे हैं। आरसीसी डिजाइन का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव है आपका स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है, हिंदी में सब लोग जानते हैं स्थिरता, है ना। स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता, यानी ये जो स्ट्रक्चर हम लोग बना दिए हैं, इसको ऐसे समझिए एग्जांपल से, ये जो स्ट्रक्चर हम लोग बना दिए हैं, तो ये स्ट्रक्चर मेरा कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। मेरा ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो स्ट्रक्चर मेरा क्या हो, स्टेबल रहे। तो ये स्टेबल कब रहेगा, तो जिस पोजीशन में हम इसको रखे हैं उसी पोजीशन पे रहे, है ना। ऐसा नहीं कि मेरा स्ट्रक्चरल मेंबर क्या है, सेफ रहे बट पोजीशन को चेंज कर दे। ये भी तो हो सकता है कि ठीक है स्ट्रक्चर सब कुछ सेफ है लेकिन पोजीशन चेंज कर देगा, ठीक है, तब क्या होगा, वो स्टेबल नहीं कहलाएगा। स्टेबल मतलब क्या हो गया कि जो जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहे, यानी जिस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर खड़ा किए हैं वो उसी शेप में खड़ा रहे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी। तो पहला तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजाइन क्या रहता है, डिजाइन करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टेबिलिटी। बहुत देखिए चीज़ बता रहे हैं आपको, ये सब इंटरव्यू लाइक क्वेश्चन है। दूसरा क्या है, स्टेबिलिटी। पहला तो हो गया स्टेबिलिटी कि डिजाइन का क्या पर्पस है आपका, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के बाद दूसरा जो होता है आपका स्ट्रेंथ मतलब क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। ये जो स्ट्रक्चर दे रहे हैं ये स्ट्रक्चर मेरा क्या होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए, यानी मजबूत होना चाहिए। ये क्या हो, लोड को आराम से क्या करे, ट्रांसफ़र करने लायक होना चाहिए, उस तरह से डिजाइन कीजिए। तो पहला स्टेबिलिटी होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए। तीसरा में आइए, तीसरा में क्या होता है, ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या होता है, टिकाऊपन। हिंदी में भी लिखते जा रहे हैं, बहुत लोग को इंग्लिश में नहीं समझ में नहीं आएगा। टिकाऊपन मतलब क्या, मतलब ज़्यादा दिन तक चले, ये ऑब्जेक्टिव रहता है। ऐसा नहीं कि आज स्ट्रक्चर बना है तो 5 साल 10 साल के बाद वो क्या हो जाए, फेल कर जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो ड्यूरेबल होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए। तीसरा और चौथा क्या होता है, सर्विसिएबल बोलें उसको, सर्विसिएबल मतलब क्या चीज़ कि आपका इसमें जो डिफ्लेक्शन हो, ठीक है, या तो कुछ क्रैक वगैरह आ जाए स्ट्रक्चर में,
तो ये क्या हो, एज परमिसिबल लिमिट पे, एज परमिसिबल लिमिट पे। यानी जो भी स्ट्रक्चर है, अगर स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं कि डिफ्लेक्शन नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं कि स्ट्रक्चर पे क्रैक नहीं आ सकता है, बट क्रैक आए लेकिन कितना आना चाहिए, एक परमिसिबल लिमिट में ही होना चाहिए, इन्हें कि बहुत ज़्यादा क्रैक आ जाए, है ना। देखिएगा थोड़ा बहुत क्या होता है, हल्का फुल्का माइन्यूट क्रैक आ गया तो वो सब कंसिडरेबल होता है। तो सर्विसेबल होना चाहिए, यानी क्या हो, डिफ्लेक्शन हो, क्रैक हो, बट ये क्या हो, एक परमिसिबल लिमिट में होना चाहिए। किसके अनुसार, एज पर IS कोड के अनुसार, एज पर IS कोड के अनुसार। अब हम लोग बात कर लेंगे कोड की भी। देखिए उसके बाद 5वां नंबर लिखिए। 5वां नंबर में क्या है, थी इकोनॉमी। 5वां नंबर में क्या लिखेंगे हम लोग, इकोनॉमी। इकोनॉमी सबको लिख लीजिए, इकोनॉमी। तो हम लोग क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजाइन, डिजाइन का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो पहला तो सीखिए स्टेबिलिटी होना चाहिए। कहीं भी आप जाइएगा तो आपसे ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज RCC स्ट्रक्चर, तो बोल दीजिएगा कंक्रीट में जब क्या करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए जो मटेरियल यूज करेंगे, तो उस मटेरियल को यूज करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा तो क्या कहलाएगा, RCC कहलाएगा, रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। दूसरा क्वेश्चन कि बोलेगा टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कौन सा मटेरियल देते हैं, तो आपका जवाब रहेगा स्टील। उसके बाद क्वेश्चन करेगा वाई स्टील, स्टील ही क्यों, तो क्या बोलिएगा, क्योंकि दोनों का अल्फा क्या होता है, सेम होता है। ये पूछ सकता है वैल्यू कितना होता है दोनों का अल्फा, तो अल्फा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ये भी पूछ सकता है कि ये अल्फा का वैल्यू कितना लेते हैं, तो 12 × 10⁻⁶। ये सब वैल्यू को याद रखिएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा कि पर्पस ऑफ डिजाइन, हम लोग डिजाइन क्यों करते हैं, तो क्या बोलिएगा, डिजाइन करने का मकसद रहता है मेरा क्या चीज़, डायमेंशंस को पता करना। किस चीज़ के डायमेंशंस को, तो स्ट्रक्चरल मेंबर के, जो भी स्ट्रक्चरल मेंबर है उस स्ट्रक्चरल मेंबर के डायमेंशन को पता करना। अब क्वेश्चन कर सकता है आपसे कि स्ट्रक्चरल मेंबर क्या होता है, तो क्या बोलिएगा कि वैसा मेंबर जो लोड को ट्रांसफर करे उसको स्ट्रक्चरल मेंबर बोलेंगे। फिर क्वेश्चन कर सकता है कि स्ट्रक्चरल मेंबर क्या क्या एग्जाम्पल बताइए, तो एग्जाम्पल में क्या बताएंगे, स्लैब बता सकते हैं, बीम बना सकते हैं, कॉलम बता सकते हैं, अगर बिल्डिंग की बात करें तो इस तरह से आपका देखिए क्वेश्चन क्लियर होते जा रहा है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अच्छा ऑब्जेक्टिव बताइए, हम लोग डिजाइन क्यों करते हैं। अभी बेसिक चीज़ पढ़ रहे हैं कि डिजाइन क्यों करते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ पता रहेगा तब जाके डिजाइन करने में मजा आएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजाइन, कि डिजाइन करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो क्या बोलिएगा, डिजाइन करने का ऑब्जेक्टिव मेरा 5 है। पहला क्या करते हैं हम लोग, स्टेबिलिटी को चेक करना, यानी जो डिजाइन कर रहे हैं हम लोग कोशिश करते हैं कि मेरा स्ट्रक्चर कैसा हो, स्टेबल हो, मेरा स्ट्रक्चर कैसा हो, स्टेबल हो। समझ गए, स्टेबल मतलब क्या, स्थिरता, यानी जिस पोजीशन में आप स्ट्रक्चर को खड़ा कर रहे हैं उसी पोजीशन पे खड़ा रहना चाहिए, ये कोशिश रहती है मेरी। दूसरा क्या कोशिश रहती है, स्ट्रेंथ होना चाहिए, यानी मजबूत होना चाहिए, इन्हें कि हवा आया तो ऊपर का छत उड़ आ गया, है ना, भूकंप अर्थक्वेक आया तो पूरा बिल्डिंग क्या हो जाए, कोलैप्स कर जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए। तीसरा क्या है, ड्यूरेबल होना चाहिए, ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ होना चाहिए, स्ट्रक्चर मेरा क्या हो, थोड़ा उसका लाइफ होना चाहिए। RCC का स्ट्रक्चर ऐसे भी कितना लेके चलते हैं हम लोग, जनरल वैल्यू 100 साल तो चलना ही चाहिए अगर अच्छा से बनाइएगा तो। उसके बाद सर्विसेबिलिटी, सर्विसेबिलिटी मतलब क्या, मेरा स्ट्रक्चर सर्विसेबल हो। सर्विसेबल मतलब क्या, स्ट्रक्चर में क्रैक आ सकता है, डिफ्लेक्शन हो सकता है, बेंडिंग हो सकता है, बट ये सब क्या हो, यानी ये सब माइनर में होना चाहिए, बहुत कम, जितना परमिसिबल है, कितना जो IS कोड मेरा परमिट करता है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 20 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 20 mm तक परमिसिबल है, ठीक है। बहुत जगह देखिएगा छत पे चढ़ते हैं तो छत पे चढ़ने के बाद लगेगा लप रहा है छत, है ना, हिलता है, तो आप डर जाते हैं कि कहीं गिर न जाएगा। तो वही सब हो गया कि गुड डिफ्लेक्शन कितना हो सके, मैक्सिमम परमिसिबल कितना होना चाहिए, तो कोड के अनुसार काम करना है। 5वां क्या होता है, इकोनॉमी होता है, स्ट्रक्चर मेरा क्या होना चाहिए, इकोनॉमी। अब एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हम लोग RCC स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो उसमें कंक्रीट का ग्रेड कितना यूज करेंगे। ग्रेड तो आप लोग को पता ही होगा, अगर नहीं होगा तो आगे हम लोग पढ़ाएंगे तो शुरू करेंगे। तो कंक्रीट का मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना यूज करते हैं RCC में, M20 का। 3-4 को ऑब्जेक्टिव तो आपका यहीं से फंस जाएगा। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करते हैं किस में, RCC में कितना, M20 का। अब बात कीजिएगा कि सर आइए अगर हम लोग को RCC पढ़ना है तो RCC पढ़ने के लिए कौन कौन सा बुक लेना है। बुक तो बता दिया आपको, बुक क्या लेना है, या तो BC पूनमिया ले लीजिए। देखिए बुक के लिए अगर हम लोग बात करें तो RCC के लिए बुक कौन कौन सा रेफ़र कीजिएगा, ये सब बेसिक चीज़ समझ में आ गया होगा आप लोग को। बुक के लिए सबसे पहले देखिए 3-4 लिखते हैं हम, BC पूनमिया, ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड, लिमिट स्टेट मेथड से सब लेना है। दूसरा हम लोग पिल्लई एंड मेनन, पिल्लई एंड मेनन, ये फॉरेन राइटर का बुक है, इसका लैंग्वेज बहुत वास्ट है,
लिमिट स्टेट मेथड। उसके बाद आपका तीसरा लिख रहे हैं कौन सा एक है, नीलम शर्मा। इसमें थोड़ा सा क्या है, कहीं कहीं कुछ गलती दिया हुआ है, बट आपका डिप्लोमा के लिए ठीक है, सफिशिएंट है, चलेगा। यानी यहाँ पे थोड़ा आपको क्वेश्चन ये मिलेगा, आपका थोड़ा छोटा छोटा इजी क्वेश्चन रहता है, ये भी कर सकते हैं। बट बीसी पूर्णिया का लैंग्वेज सबसे अच्छा। आप तीनों देख लीजिए, तीनों में जो लेना है कोई ले सकते हैं। तो ये तो हो गया बुक की बात। इसके साथ क्या करना है, तो इसके साथ आरसीसी एक ऐसा पेपर है ना, आरसीसी क्या होता है, तो इसमें डरना नहीं, बहुत लोग को बैक भी लगता है, तो उसके लिए डरना नहीं। आरसीसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एग्ज़ाम देने भी जाइएगा ना, तो वहाँ पे आपको आईएएस कोड क्या रहेगा, अलाउ रहेगा। आप आईएएस कोड लेके जा सकते हैं, जिस तरह से स्टील में कोड रहता है ना, आईएएस एंटर रहेगा, उसी तरह आपका इसमें आरसीसी में भी क्या होता है, कोड आता है। तो उस कोड को डाउनलोड करना है, उस कोड के अनुसार ही हम पढ़ाएंगे। आपको बताते जाएंगे कि कोड में जाइए, फलाना नंबर इतना में, पेज नंबर इतना में, वो सारा लिखते जाएंगे, यहाँ पे कराते जाएंगे। तो उसके लिए आपको कोड की ज़रूरत पड़ेगी, IS 456200, यानी कौन सी कोड, IS 456200। जाइएगा नेट पे डाउनलोड कर लीजिएगा, IS 456-2000। ये किसका कोड है, तो प्लेन एंड रिइंफोर्स कंक्रीट, इसमें लिखा हुआ रहेगा प्लेन एंड रिइंफोर्स कंक्रीट, प्लेन एंड रिइंफोर्स्ड कंक्रीट। तो ये तो आपको रखना है कोड, एक कोड रखना है, एक कोई बुक रखना है, बाकी हम जो नोट्स देंगे नोट्स से पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन करेंगे, बाकी चलते जाएगा, यही प्रोसेस रहेगा। तो इस तरह से हम लोग पूरा आरसीसी को क्या करेंगे, आगे कवर करेंगे। तो ये बेसिक आइडिया आपको बताया, क्या चीज़ सीखे हम लोग, कि आरसीसी क्या होता है, इसका स्टील को यूज करते हैं, उसके बाद इसका पर्पस सीखे, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट सीखे, उसके बाद कुछ स्ट्रक्चरल मेंबर वगैरह का डिजाइन सीखिए कि स्ट्रक्चरल क्या होता है, क्या किसको स्ट्रक्चरल मेंबर बोलते हैं, किसको नॉन स्ट्रक्चरल मेंबर, स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये सब बेसिक चीज़ हम लोग सीखे। तो आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और करना क्या है इसको, अब आरसीसी हम शुरू कर रहे हैं, आरसीसी तो शुरू ही हो गया समझिए ऐसे। अब क्या करना है, आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है शायद 18-19 तक जो भी हो, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बाद क्लासेस मेरा कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो पहला तो आरसीसी मेरा चलेगा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट्स चलेगा, आरसीसी, कॉन्ट्रैक्ट, अकाउंट और इन्वायरमेंटल, ये तीन तो पैरेलल चलेगा ही साथ में। और आपका एक एडवांस कंस्ट्रक्शन का भी क्लास लेंगे। एक मैनेजमेंट की रहेगी, तो मैनेजमेंट का टीचर अभी नहीं मेरे पास है, तो उसको अभी हम रोक के रखे हुए हैं। बाकी ये 4 सब्जेक्ट तो आपका चलेगा। आपको क्या करना है, जाना है ऑनलाइन टेक्निकल सिविल पे, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से देखिए, सारा प्रोसेस को देखने के बाद अगर कुछ दिक्कत होता है, कोई चीज़ में दिक्कत हो, कुछ इंक्वायरी करना है, तो आप क्या कीजिए, हमको कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। चीज़ समझ में आ रहा है, चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ उसमें सुधार करना है, क्या करना है, कैसे क्या करना है, तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, नहीं तो हमको क्या कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। ठीक है, तो अभी तो आरसीसी चलेगा मेरा कंटिन्यू इस तरह से। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।